गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नया दिन, नया सेशन, कुछ नए टर्म्स। आज हम कुल मिलाकर 4 टर्म्स की बात करने वाले हैं। आप बोलोगे सर हर बार आप 3-4 बोलते हो और फिर करवा देते हो 7-8 टर्म्स। नहीं, आज हम सिर्फ 4 टर्म करेंगे, मगर 4 के 4 बहुत बढ़िया टर्म करेंगे। 4 के 4 ऐसे टर्म करेंगे जो हमने काफी बार सुने हैं, मगर उनको हमने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं देखा। तो आज उन टर्म्स को हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, नंबर 1, और उनका डेफिनेशन भी देखेंगे, नंबर 2। Hope that is clear. Now, what is going to be first term? Now, before I explain you the first term, I'll just give you one small example or small. I'll just share one small story which happened with me only. A few days back, I'll say precisely some 10 days back. Uh, as you can see, I have quite a long hair right now. In fact, it used to be longer than this. सो घर से बहुत प्रेशर था, बीवी का प्रेशर था, दोस्तों का प्रेशर था, बिकॉज देव नेवर सीन मी विद सच अ लॉन्ग हेयर. नॉर्मली आई कीप वेरी शॉर्ट हेयर. आई यूज्ड टू कीप दिस लॉन्ग हेयर, बट दैट वाज वे बैक, सम 10-12 years बैक. सो 10-12 साल से मैं बहुत शॉर्ट हेयर रादर एज अ हेयर स्टाइल रखता हूँ. सो फॉर देम इट वाज अ शॉक. So and somewhere it was becoming difficult for me to manage. So one fine day I decided, okay, let me go to a saloon and let me get my haircut done. तो मैं गया एनरिचमेंट इन ऑर्बिट मॉल में. आई टुक एन अपॉइंटमेंट एंड आई वेंट देयर. जैसे ही मैं गया, मेरा अपॉइंटमेंट था 2 बजे का दोपहर का. उन्होंने बोला सर 140 रुपये आपके होंगे किट के. मैं बोला काई की किट? बोले सर वो कोरोना है ना, तो सेफ्टी किट हम देते हैं, वेर इन यू विल बी कवर्ड, योर शूज विल बी कवर्ड, योर क्लोथ्स विल बी कवर्ड एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड. बेसिकली आपको एक मास्क देंगे. मैं बोला 140 रुपये बॉस, 140 में तो लोगों के बाल कट जाते, तुम 140 का सिर्फ किट मुझे दोगे? तो बोला ठीक है चलो यहाँ तक आ गए तो किट भी ले लेते हैं. मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. फिर उन्होंने बोला बोलो सर क्या आप लोग, आपको हेयर कट क्या करवाना है? एंड सी बेसिकली आई नॉर्मली गो टू एनरिच ओनली, सो एंड देयर दिस रादर कैटेगरी ऑफ हेयर स्टाइलिस्ट. आपको मास्टर हेयर स्टाइलिस्ट मिलेगा, आपको कुछ जूनियर हेयर स्टाइलिस्ट मिलेगा, उस हिसाब से उनके चार्जेस होते हैं. So I do my haircut with this guy called Jignesh, okay, and he's a master hair stylist. तो उसका already एक higher charge होता है, which I normally pay, which is around 450-460 rupees उसका charge होता है. Now this time Jignesh comes and sees me, he greets me. उसको भी लगा 4-5 महीने हो गए सर आए नहीं है, तो चलो आज सर का कुछ कर लेते हैं. तो उसने मुझे बोला सर क्या करना है? मैंने बोला यार देख जिग्नेश, थोड़े बाल लंबे हैं और इस बार आई एम ट्राइंग टू हैव अ पोनीटेल ओवर हियर, बट आई एम जस्ट ट्राइंग बिकॉज आई हैव नेवर हैड अ पोनीटेल. सो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मगर मेरे बाल थोड़े टेक्सचर में मोटे हैं एंड कर्ली है, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन. सो व्हाट यू डू इज यू पहले देखो कि अगर कुछ यहाँ से छोटा मोटा हो सकता है, एंड अगर होता है और मुझे अच्छा लगता है तो विल कंटिन्यू विद दैट. अगर नहीं होता है तो अपना जो शॉर्ट वाला हेयर कट है वही हम कर लेंगे. तो उसने बोला सर दैट मीन्स यू वांट चेंज ऑफ लुक राइट? मैंने बोला या मे बी यू कैन से चेंज ऑफ लुक एज कम्पेयर टू व्हाट आई नॉर्मली हैव. उसके कंपैरिजन में यस इट्स अ चेंज ऑफ लुक. उसने बोला सर चेंज ऑफ लुक है ना तो आपको अलग हमारा चार्जेस है. मैंने बोला कितना चार्जेस है? बोले सर 860 रुपीज. बोला 860 फॉर हेयर कटिंग? 460 तो है ही, उसका 860 कैसे हो गया? बोले सर चेंज ऑफ लुक है ना इसलिए. मैंने बोला यार तेरे पास ही करवाता हूँ, और जो बाल है मेरे ही है, किसी और के तो है नहीं जो मैं तेरे पास कटवा रहा हूँ, तो उसमें चेंज ऑफ लुक का है का? फिर मैंने बोला ठीक है यार, बहस नहीं करनी. मैंने बोला चल ट्राई कर. 860 दिए. सो स्टार्टेड. 1 घंटे तक उसने बाल काटे मेरे. बाल काटने के बाद जो आप देख रहे हो वैसे अभी कटे हुए बाल हैं. तो उस समय तो उसने जेल बेल्ट डाला, कुछ यहाँ से निकाला, कुछ यहाँ से बाल निकाला, शेप वेप दिया. उसने बोला देखो सर चेंज ऑफ लुक हो गया. मैंने बोला ठीक है, अच्छा लग रहा है. उस समय मुझे तो अच्छा ही लगा, अभी भी अच्छा लग रहा है. कुछ 860 रुपये बाल कटवाने के हुए, 140 रुपये किट के हुए, कुछ 1000 रुपये हो गए. फिर मैंने बोला थोड़ा बियर ट्रिमिंग कर दे, तो उसका 250 रुपया लगा दिया, और इन दोनों का 1250 पर उसने जीएसटी लगाया. कुछ मिलाकर 1500 रुपये का टोटल खर्चा हो गया. 1500 रुपये का टोटल खर्चा. मैंने उससे सर्विस ली, सामने मैंने उसको पेमेंट किया. देयर इज आउटफ्लो ऑफ कैश in exchange of service, or in exchange of goods, or in exchange of asset, that is expense. मैंने यहाँ पर exchange में सर्विस ली, तो ये मेरा हुआ expense. कितने का? 1500 रुपये का for this area of my body.
अब मैं इतना करवा के घर आया, घर आता हूँ, मेरे पापा ऐसे बैठे थे एंड ही लुक्स एट मी, ही टेल्स मी कहाँ गया था बेटा? मैंने बोला पापा बाल कटवाने। बोले क्या? बोला बाल कटवाने। बोले कुछ कटे तो है नहीं। बोला पापा क्या बात करते हो यार, 1500 रुपये लिए। बोले क्या 1500 रुपये, कुछ काटे तो है ही नहीं, जितने अभी भी बड़े ही लग रहे हैं। बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ जनरेशन जहाँ पर बाल कटवाना यानी जाने का बैठने का, लंबे बाल से एकदम छोटे कर दो, फिर 2-3 महीने तक जाओ नहीं, फिर वापस बड़े हो जाएंगे, फिर वापस छोटे कर दो। सो दैट्स व्हाट ही नॉर्मली डज। तो उनके लिए पहले तो 1500 रुपये इज नॉट अ फिगर दैट यू पे फॉर कटिंग योर हेयर। दूसरा, 1500 रुपये देकर 1-2 इंच बाल थोड़ी कटवाते हैं। 1500 रुपये लेकर तो बहुत छोटे, ही वाज एक्सपेक्टिंग कि बेटा 1500 दिया है तो अब तो तू एकदम छोटे बाल करवा के आएगा। उन्होंने मुझे क्लियरली बोला बेटा 1500 रुपये का खर्चा नहीं हुआ है, तेरा 1500 का नुकसान हो गया है। बोला क्या पापा, कुछ भी, इतने मस्त बाल लग रहे हैं, आप देखो यहाँ से थोड़ा स्टाइल है, यहाँ से भी देखो पूरा डीप जा रहा है। बोले वो सब डीप डीप छोड़, ही नोज दैट विच कार यू आर ड्राइविंग, तो उस हिसाब से उसने चार्ज लगा दिया। तो मेरे हिसाब से तेरे को 1500 का नुकसान हुआ है, 1500 का खर्चा नहीं हुआ। Now see, this is what today's session we are going to discuss, and this is going to be our first term, which is in fact a fun for us, but if you can understand, for students many of the times it is always a question कि खर्चा और नुकसान, उस दोनों अकाउंट में फर्क क्या होता है, इन दोनों वर्ड्स में फर्क क्या होता है। खर्चा पैसा बाहर जाता है, नुकसान पैसा बाहर जाता है, मगर दोनों में फिर भी देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज डिफरेंस इन द डेफिनेशन। व्हाट इज द डिफरेंस? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर फर्स्ट प्ले। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट प्ले। इन फर्स्ट प्ले आपको दोनों चीज दिखेगी, खर्चा भी दिखने वाला है और कहीं ना कहीं नुकसान भी दिखने वाला है। ध्यान से देखना, ठीक है? फिर वापस आते हैं और फिर कंक्लूजन करते हैं, डेफिनेशन समझते हैं। सो नॉट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, लेट्स मूव टू द प्ले। अरे ब्रेजी, वो अच्छी बॉटल दिखाओ मुझे प्लीज। गर्मी के लिए सबसे बेस्ट बॉटल्स है, सेलो की है, ठीक है? पानी वानी एकदम ठंडा रहेगा, सब कुछ बढ़िया है। चाय वाटर तो हाँ वो सब ठीक है। ठीक है, देखिए 250 रुपये की एक है, तो आपको टोटल दो हाँ, में चाहिए। हाँ, दो ही चाहिए, तो दो ही 500 चाहिए। रुपये आपके। देखना संभाल, आपकी पॉकेट में सब बहुत कुछ है। आप ले जाओगे, प्लास्टिक हम बैन है तो आपको हाथ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी क्वालिटी है। अरे फोन किसका है? हेलो, हाँ रोहन, हाँ आया हूँ, रुक जा आया हूँ। हाँ 2 मिनट आ रहा हूँ। अरे बाप रे, दोनों बॉटल भाई, खर्चा वर्चा किया आपने तो यार। अरे बिल्कुल, देखो देखो। अरे तेरा फोन किया था, कुछ क्या हुआ? अरे हाँ, मैंने बोल दिया था यार 500 रुपये चाहिए मुझे। अरे अभी देता हूँ तो बोल रहे अभी अभी तेरे को कॉल किया मैंने। ला पकड़ता हूँ, ला ला मैं पकड़ता हूँ। 500 तो चाहिए। अरे यार लगता है 500 रुपए गिर गए, नुकसान हो गया। तेरा कॉल है तो तेरी वजह से हुआ होगा। अबे कमाल करता है, वापिस देख, एक बार देख। वेलकम बैक। प्ले देखा, प्ले में क्या देखा? प्ले में आपने देखा मोनिश सर गोज टू बाय सम वाटर बॉटल्स फ्रॉम राहुल सर। वाटर बॉटल खरीदा, सामने पैसा दिया। अब ये हुआ मोनिश सर का खर्चा। Expense, if at all somebody is asking you what is expense, remember definition of expense is it's outflow of economic resources in exchange of service or goods or asset. So when Monish sir is buying water bottle, if you can understand, सामने उन्होंने पैसा दिया और सामने उनको water bottle मिले. So if you can understand, if at all he is dealing in water bottle, he got goods. If at all it is tangible, so it cannot be service.
And if he is not dealing in goods, then it becomes his asset. Because one water bottle, if you buy, it is going to stay with you for longer period of time. So in that case, it becomes his asset. Hope that is clear. तो वो मोनिस सर के लिए बना उनका expense. मगर फिर मोनिस सर being very clumsy, he just went out and he just got a call and he is just trying to pick up the call, and in doing so, if you can see, उनके 500 रुपए गिर गए. 500 रुपए जब गिरे, यस वहां पर भी इट्स एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस, बट डिफरेंस कहां पर है? अगेंस्ट विच नथिंग कुड बी recovered, then that becomes your loss. आसान भाषा में बोलूं तो जब टू वे ट्रैफिक होता है ना, तो एक्सपेंस होता है. जब वन वे ट्रैफिक होता है ना, तो लॉस होता है. टू वे ट्रैफिक, वन वे ट्रैफिक, पैसा बाहर गया, सामने कुछ मिला, तो एक्सपेंस. पैसा बाहर गया, सामने कुछ नहीं मिला, तब हो गया लॉस. इफ यू कैन नाउ अंडरस्टैंड द एंटायर स्टोरी व्हिच आई नरेटेड अर्लियर, मेरे हिसाब से मैंने 1500 दिए, मुझे अच्छी खासी 1 घंटे की सर्विस मिली, तो मेरे लिए 1500 का खर्चा था. बट इफ यू आस्क माय डैड, उनके हिसाब से 1500 दिया मगर कुछ मिला नहीं, बिकॉज उनको तो कोई फर्क ही नहीं लगा, जैसे पहले बात है वैसे ही अभी लग रहा है. तो उनके हिसाब से 1500 गए और सामने कोई सर्विस लिए बिना मैं आया हूं, तो उनके लिए वही 1500 बन जाता है लॉस. होप दैट इज क्लियर. अगर बिजनेस के एंगल से देखें तो व्हाट आर डिफरेंट लॉसेस? तो इफ यू कैन रिमेंबर, बैड डेट्स डेफिनेशन क्या हुआ करती थी? व्हेन अ डेटर डिफॉल्ट्स either in full or in part, such debtor is W/F written off from books, which results into a loss to business. Such loss is called bad debts. याद है डेटर का कहानी? आपने गुड्स बेचा, क्रेडिट पर पैसा लेना बाकी था, तो जिससे पैसा लेना था वो बन गया डेटर. Who is a debtor? Person, firm or institute to whom you have given goods, you have given service or you have given asset, but from whom you are yet to receive money back. यानी उससे बेनिफिट मिलना बाकी था, और फिर एकदम से वो बोले कि मैं तो नहीं पे कर पाऊंगा. तो अगर ऐसा डेटर जो आपने को लग रहा है कि पैसा देगा, वो अगर बोलता है कि मैं आपको नहीं पे कर पाऊंगा, तो ऐसे डेटर को बुक में रखने का कोई फायदा नहीं है. आप उसको बुक से बाहर कर दोगे, यानी जिससे पैसा आने वाला था वो बुक से बाहर हो गया. देयर इज आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज. डेटर इज आल्सो इकोनॉमिक रिसोर्स, और सामने कुछ नहीं आया, इसीलिए वो बन गया लॉस ऑफ बिजनेस, और उस लॉस को हम कहते हैं बैड डेट्स. एक और एग्जांपल, इफ यू कैन रिमेंबर, डिस्काउंट अलाउड. याद है डिस्काउंट अलाउड? इट्स एन incentive given by seller to buyer for early payment. यानी होता क्या है समझिए, मैंने 1000 के गुड्स खरीदे, रादर बेचे, तो सामने मुझे कितना मिलना चाहिए? 1000. मगर मैंने 1000 के गुड्स बेचे,
सामने मुझे कोई 950 देता है और बोलता है साहब 50 को चाले हो, तो मैंने आपको 1000 के गुड्स दिए, देयर इज आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ 100, मगर सामने मुझे सिर्फ इनफ्लो 950 का हुआ, यानी 50 का इनफ्लो नहीं हुआ, तो ये जो 50 का इनफ्लो नहीं हुआ वो हो गया मेरा डिस्काउंट अलाउड। Hope that is clear. There is outflow of economic resources. See, very smartly what I have done is, in my definition, I am not saying outflow of cash. I am not restricting loss only to cash. I am saying outflow of economic resources. Economic resources यानी any resources which can be measured in terms of money. Hope that is clear. मान लो मेरे गोडाउन में कुछ सामान पड़ा है, और गोडाउन में आग लग जाती है, तो अब ये सामान, if you can understand, is of no use, so it goes out of my business. There is outflow of economic resources. Hope you can understand. सामने कुछ नहीं आया तो इसे कहेंगे लॉस बाय फायर। मान लो ये 1 लाख के गुड्स थे, सामने कुछ नहीं आया, तो नुकसान कितना हुआ? 1 लाख का। चलो एक स्टेप और आगे चलते हैं। दिस गुड्स वर इंश्योर्ड। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला, सुनना, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम आपको 70,000 रुपीज दे देंगे। आउटफ्लो कितना हुआ? 1 लाख का। इनफ्लो कितना होने वाला है? 70,000 का। सो इन दिस एग्जांपल इफ यू कैन अंडरस्टैंड, माय लॉस बाय फायर will be how much? 30,000. There is 30,000 worth of resources which are going out, जिसके सामने कुछ नहीं आया, तो वो बन गया आपका लॉस। एक और टर्म है डोनेशन। सुना है वर्ड डोनेशन? डोनेशन में क्या होता है? डोनेशन में इफ यू कैन अंडरस्टैंड, देयर इज आउटफ्लो of resources without any consideration expected. What do you mean by consideration? Consideration is anything in return. मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो सामने मुझे क्या मिलने वाला है? फीस। दैट्स कंसीडरेशन। आप पैसा दे रहे हो, सामने आपको क्या मिलने वाला है? नॉलेज। दैट्स योर कंसीडरेशन। डोनेशन में क्या होता है? यस, देयर इज आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। वंस अगेन आई एम यूजिंग वर्ड रिसोर्सेज बिकॉज यू माइट गिव अवे योर कैश, यू माइट गिव अवे योर गुड्स, यू माइट गिव अवे योर असेट, मगर सामने विदाउट एनी कंसीडरेशन एक्सपेक्टेड, सामने कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो। So if you can understand, it's a one-way traffic, and that's where donation is also your loss. There are lot many textbooks, there are lot many teachers, there are lot many YouTubers who claim donation to be expense. I fail to understand. One fine day, if at all I encounter them, then maybe I'll be asking them कि भैया कैसे, समझा तो दे थोड़ा, donation expense कैसे तू गिन रहा है? They go in one step further, they consider it as revenue expense, उसमें भी indirect expense, जैसे डोनेशन करने से कोई ना कोई आपको सामने सर्विस मिलता है या गुड्स मिलता है, एक्सचेंज रादर एक्सचेंज में असेट मिलता है। इन तीनों में से कुछ नहीं मिलता भाई। डोनेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको जो मिलता है वो होता है आशीर्वाद। एंड आशीर्वाद आर, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दे आर नॉट इकोनॉमिक रिसोर्सेज। सामने आपको जो मिलता है वो इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है, एंड दैट्स वेयर डोनेशन इज योर लॉस। होप दैट इज क्लियर everyone. So few of the losses, to start with definition, it's an outflow of economic resources but against which nothing could be recovered. That's one way traffic. Economic resources बाहर जाते, सामने कुछ नहीं आता है। उसके सामने expense, it's an outflow of economic resources in exchange of service or goods or asset. जब two way traffic होता है तो expense, one way traffic होता है तो
so it's a loss. Bad debts is a loss. Discount allowed is a loss. Donation is a loss. Loss by fire is a loss. These are few of the losses that will be seen in coming futures. Things are clear. Everyone making sense. नुकसान मेरे लिए 1500 मैंने दिए, सामने मुझे सर्विस मिला 1 घंटे का, मुझे ऐसा लगा कि बाल अच्छे कटे हैं, तो मेरे लिए 1500 का हो गया खर्चा. If you ask my dad, तो उनके हिसाब से 1500 का हो गया नुकसान, क्योंकि उनके हिसाब से मैं पैसा देकर आया हूँ और बाल तो कटे ही नहीं है. Hope things are clear to everyone. What is loss in a business? Things are clear. Loss देख लिया. अब loss का जो mirror effect होता है, no prizes for guessing, gain. Gain को पहले play के द्वारा समझते हैं और फिर वापस आते हैं और explanation लेते हैं उसका. ठीक है? So let's without wasting time move to the play. क्या बात है, मिल गए 500 रुपए, मिल गए, फायदा ही फायदा हो गया आज तो. आज तेरी सालों की इच्छा पूरी होगी. कैंडल लाइट डिनर पे लेके जा रहा हूं तुझे. आजा आजा आजा. वेलकम बैक. प्ले देखा. प्ले में क्या देखा? इफ यू कैन रिमेम्बर, जो पहले प्ले जहां पर हमने लॉस समझा, वहां से ही हमने ये दूसरा प्ले उठाया कि मोनिश सर का जैसे ही जहां पर पैसा गिरा, मोनिश सर निकल गए. उनको उस समय तो आइडिया नहीं रहा कि उनका पैसा गिर गया है और उनका नुकसान हो चुका है, क्योंकि 500 गिरे, सामने कुछ नहीं मिला, तो वो 500 का मोनिश सर को हुआ लॉस. मगर फिर वहां से ऐसे ही ऐसे कुंसर चलते हुए आ रहे थे, नीचे 500 रुपए देखे, लेफ्ट देखा, राइट देखा, पीछे देखा, आगे देखा, और उन्होंने देखा कोई देख नहीं रहा है, तो ऐसे ऐसे करके नीचे गए, तुरंत 500 उठा लिए. एंड द एक्साइटमेंट दैट ही वाज हैविंग, उनके मुंह पर जो एक एक्साइटमेंट दिखा, वही आपको पता करवा रहा था कि वो जो एक्साइटमेंट था, दैट वाज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज गेन. होप दैट इज क्लियर. नाउ व्हाट इज गेन बेसिकली? पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिसीट, उसमें भी पैसा अंदर आता है, और गेन, उसमें भी पैसा अंदर आता है, या इकोनॉमिक रिसोर्सेज का फायदा होता है. फर्क क्या है? तो इट्स एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी यहां पर कुछ अंदर आने वाला है. इट्स एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन exchange of service. Or goods, or asset, or borrowing of money. That was a receipt. गेन में क्या होता है? तो उसमें भी इट्स एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस, बट विदाउट एनी exchange from our side. So once again, if you can understand, for a receipt, it's always a two-way traffic, and for gain, it is always a one-way traffic. Hope that is clear. You sell goods
और सामने आपको पैसा मिला, दैट्स रिसीट। यू सेल सर्विस लाइक व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गिविंग माय सर्विस, और सामने मुझे पैसा मिल रहा है, तो वो फीस बन जाता है मेरा रिसीट। अगर मैं असेट बेचता हूँ, मेरा बिल्डिंग बेचता हूँ, मेरा लैंड बेचता हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट बेचता हूँ, मेरा गाड़ी बेचता हूँ और सामने पैसा मिलता है, तो उसे कहेंगे हम रिसीट। मगर जैसे कुन सर को हुआ, नीचे पैसा पड़ा हुआ मिला, ठीक है, सामने उन्होंने क्या दिया, कुछ नहीं, तो ये बन गया गेन। अंदर कुछ आया मगर सामने कुछ नहीं दिया। होप दैट इज क्लियर। बिजनेस की अगर बात करें तो कौन से गेन होते हैं, तो नंबर 1 इफ यू कैन रिमेंबर इज bad debts recovered। ये सवाल किसी ने मुझे पूछा था कि सर इज बैड डेट्स रिकवर्ड अ रिसीट, मैंने बोला था नहीं, सिर्फ नहीं, ऐसा ही बोला था, फुल स्टॉप। मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था आगे आने वाला है, तब जाके पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। किसी का मैसेज था, जिसका भी था, वो अगर सुन रहा है तो आप पकड़ लोगे कि किसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बैड डेट्स रिकवर्ड, उसमें होता क्या है, सी अंडरस्टैंड दिस, व्हेन a debtor who was written off, यानी बुक से बाहर कर दिया था earlier, pays you either in full or in part। डेटर जिसको हमने बाहर कर दिया, तो हमने पता है बोला था इट्स अ वन वे ट्रैफिक, हमने गुड्स दिए, क्रेडिट पर दिए, उससे बेनिफिट मिलना बाकी था, उसने मना कर दिया, क्योंकि उसने मना कर दिया तो हमें उसको बाहर कर दिया। देयर इज आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, वन ऑफ योर डेटर असेट गोज आउट, सामने कुछ नहीं आया, तो वो बन गया नुकसान, लॉस। सो नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग नथिंग फ्रॉम दैट पर्सन एज पर माय बुक्स। Now after few months or few years that guy comes and pays us, यानी उसने हमें पैसा दिया, सामने हम तो कुछ देने नहीं वाले, यानी हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। If you can understand, it becomes a one-way traffic. We were expecting zero and we are getting something. So if you can understand, it becomes a one-way traffic, and that's where when a debtor who was written off earlier pays you either in full or in part, it results into gain to business and is called bad debts recovered। कहानी क्लियर है? दूसरे नंबर पर आता है डिस्काउंट received। If you can understand the definition, when the buyer settles his account by paying lesser than what he was to pay, it's discount received। होता क्या है, मान लो इस बार उल्टा सोचते हैं कि मैंने 1000 के गुड्स खरीदे, तो 1000 का इनफ्लो हुआ, सामने मुझे 1000 दे देते तो 1000 का आउटफ्लो होता। होप दैट इज क्लियर। तो ये मेरा खर्चा होता कि 1000 के गुड्स आए, सामने मुझे मैंने 1000 रुपए दिए, देयर इज आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज अगेंस्ट व्हिच देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सो दिस वुड हैव बीन माय एक्सपेंस। मगर मैंने क्या किया, 1000 के गुड्स लिए, सामने 950 रुपए पे किए, 50 रुपए पे नहीं किए, तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड फॉर मी व्हाट हैज हैपेंड, 1000 के 950 के गुड्स के सामने 950 पेमेंट हुआ, मगर 50 के गुड्स के सामने गुड्स अंदर आए मगर मैंने कुछ पेमेंट नहीं किया, तो 50 रुपए के गुड्स अंदर आए for which I have paid nothing, so there is inflow of economic resources but without any exchange from our side, so ये 50 रुपए के जो गुड्स अंदर आए, that becomes my gain and that gain is called as discount received। hope that is clear everyone। उसके अलावा अगर say for example I am selling an asset, 1 लाख रुपए का asset है, उसका कॉस्ट है, मैं उसको 1,20,000 में बेचता हूँ, उसका सेलिंग प्राइस है, तो 20,000 का मुझे जो प्रॉफिट होता है, तो वापस वही कंसेप्ट हुआ, 1 लाख का असेट दिया, सामने 1 लाख आया,
20,000 का पैसा अंदर आया मगर सामने कुछ नहीं दिया, so there is inflow of 20,000 extra for which I am giving nothing, so that becomes my gain and that gain will be termed as profit on sale of asset. Hope that is clear. So gain and loss, if you can understand, when there is one-way traffic, it is gain and loss. When there is two-way traffic, it's receipt and expense. Hopefully everyone is super duper clear with both this concept. अगर फ्यूचर में आपको ये जानना है कि जिसकी आप बात कर रहे हो वो आपका रिसीट है या गेन है, एक्सपेंस है या लॉस है, तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट इज अ टू वे ट्रैफिक और वेदर इट इज अ वन वे ट्रैफिक. इफ इट ऑल इट्स अ टू वे ट्रैफिक, इट्स ईदर रिसीट और एक्सपेंस. इफ इट ऑल इट्स अ वन वे ट्रैफिक, इट हैज टू बी गेन और लॉस. होप थिंग्स आर क्लियर everyone till here. Now continuing the session, अब कोई प्ले वे नहीं है. Now continuing the session further, we just saw in nutshell, I am showing the chart. हमने देखा कि ट्रांजैक्शन basically will end up into either an outflow of cash and cash equivalent, or it will result into an inflow of cash and cash equivalent. अगर आउटफ्लो हुआ तो उसे हम कहेंगे पेमेंट ऑब्लिक एक्सपेंस, या तो फिर अब आई बी यूजिंग दिस टर्म लॉस. अगर इनफ्लो हुआ तो उसे हम कहेंगे रिसीट और गेन. Hope that is clear. This payment oblique expense are further divided into three categories, 1, 2 and 3, based on their benefits. One is revenue expense, second is deferred revenue expense, and third is capital expense. On the other hand, receipts are divided into two parts. One is your revenue receipt and one is your capital receipt. Within this, at the end of every financial year, remember, at the end of every financial year, every revenue receipt will be analyzed and will be split into two parts. एक जिसमें से benefit exhaust हो चुका है और दूसरा yet to exhaust है. Same is with deferred revenue expense. I'll split it into two parts. The exhausted part and yet to exhaust part. And same is with capital expense. I'll split it into two parts. The exhausted part and yet to exhaust part. Whatever gets exhausted, remember, is technically termed as, or technically becomes purely a revenue expense. ये भी revenue expense, ये भी revenue expense और ये भी revenue expense. हर खर्चे को एक ना एक दिन तो revenue बनना ही है, या तो इसी साल बनेगा या तो फ्यूचर में बनेगा. कैपिटल एक्सपेंस मैंने कार का एग्जांपल देकर बताया कि 25 लाख का गाड़ी है तो 25 का 25 लाख एक दिन रेवेन्यू एक्सपेंस बनेगा, मगर 5-5 लाख करके. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में भी देखा था, जब 1000 करोड़ या 1200 करोड़ का खर्चा था, वो भी एक ना एक दिन रेवेन्यू बनेगा, मगर 240 करोड़ करके. तो हर एक एक्सपेंस को एक ना एक दिन रेवेन्यू बनना है. जो भी रेवेन्यू एक्सपेंस बनता है, ठीक है, ये फिर ये और फिर ये सबको हम क्लोज कर देंगे
इफ यू कैन रिमेंबर, कहाँ, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद है बात किया था हिसाब करने के लिए कि इनके वजह से फायदा हुआ या नुकसान। ये एग्जॉस्टेड पोर्शन को हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। ये जो येट टू एग्जॉस्ट पोर्शन है ना, ये वाला जो भी येट टू एग्जॉस्ट है, वो सब हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे थ्रू व्हाट, बैलेंस शीट एज व्हाट। तो भैया ये बनेगा आपका करंट एसेट, या फिर मैं थोड़ा स्टाइल में लिखता हूं, यहां पर ये जाएगा एज करंट एसेट, ये जाएगा एज फिक्टिशियस एसेट, और ये जाएगा एज नॉन करंट एसेट। ठीक है, गेटिंग द आइडिया। अगर यहां पर आ जाए तो रेवेन्यू रिसीट में हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जनरेटेड इन करंट ईयर एंड एक्टिविटी इन करंट ईयर एंड जनरेटेड इन करंट ईयर एंड एक्टिविटी इन नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये पूरा फ्रीक्वेंसी पर है। जैसे ये बेनिफिट के बेसिस ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। और कैपिटल रिसीट में इफ एट ऑल इट इज ऑन सेल ऑफ एसेट और इट इज बेस्ड ऑन बोरोइंग ऑफ मनी। सेल ऑफ एसेट है तो इट विल बी शोन एज माइनस फ्रॉम एसेट, क्योंकि उतना एसेट कम हो जाएगा। एंड बोरोइंग ऑफ मनी है तो टिल नॉट पेड इट विल बी शोन इन बैलेंस शीट एज करंट और नॉन current liability। Hope things are clear everyone as far as accounting is concerned। ये वाला हिस्सा जो है that will be closed to P&L, जबकि ये पूरा जो हिस्सा है ये पूरा जाएगा बैलेंस शीट में। ये जाएगा एज करंट लायबिलिटी, ये जाएगा एज माइनस फ्रॉम एसेट, और ये जाएगा एज नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। सो दैट्स हाउ दिस विल गेट कैरीड फॉरवर्ड इन बैलेंस शीट। Hope that is clear. So, अगर ये पूरा चार्ट, I want everyone to look at this chart very clearly. I want everyone to draw this chart very clearly, क्योंकि मैं ये हटा दूंगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, मैं इसका फोटो खींच लेता हूँ ताकि ये फोटो आपको इन PDF फॉर्म भी मिल जाए और आप इस फोटो को अपने नोटबुक में अच्छी तरह से ड्रॉ भी कर लोगे। तो I want everyone to take this down in a very nice way, और फिर मैं इसका कंक्लूजन आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, होपफुली आपने वो चार्ट लिख लिया। अब उस चार्ट को थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, आपने देखा रेवेन्यू एक्सपेंस एग्जॉस्टेड पोर्शन क्लोज टू P&L, अनएग्जॉस्टेड कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट एज करंट एसेट, deferred revenue exhausted close to P&L, unexhausted carried forward to balance sheet as fictitious asset, capital expense exhausted portion close to P&L, unexhausted portion carried forward to balance sheet as non-current asset. Same was with receipt. मगर अब यही चीज को हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं। तो ये यहाँ से फोकस आपका 100% रखना, थोड़ा भी यहाँ वहाँ मत होना, बिकॉज यहाँ से जो करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू चेंज द एंटायर थिंग फॉर यू। आप ये वाला पोर्शन देखने के बाद अपने आप में एक चेंज महसूस करोगे। क्या होगा चेंज?
एंड में बताता हूं। तो स्टार्ट विद आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें सब कुछ आप क्लोज करोगे, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। With two sides, this line dividing two sides of it, and balance sheet be exactly on the same line, कुछ वैसा ही दिखेगा। A line dividing two sides. Why two sides? आते हैं उस पर बात करते हैं। अब P&L की बात करें तो हमने देखा था कि एग्जॉस्टेड पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस यहां पर क्लोज होता है, और एग्जॉस्टेड नहीं, रेवेन्यू रिसीट का वो हिस्सा जो जनरेट हो चुका है और इस साल उसका एक्टिविटी हो चुका है वो क्लोज होता है। तो रेवेन्यू रिसीट भी क्लोज होती है, रेवेन्यू एक्सपेंस भी क्लोज होते हैं। एक्सपेंस में पैसा बाहर जाता है, रिसीट में पैसा अंदर आता है। बेसिकली दे आर मिरर इमेजेस। होप दैट इज क्लियर। क्योंकि दे आर मिरर इमेजेस, इसलिए हमने पीएनएल को दो हिस्सों में बांटा। एक साइड हम एक्सपेंस बताएंगे, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, और एक साइड पर हम रिसीट बताएंगे, इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। लेट्स टेक राइट नाउ, वैसे हर एक चीज के पीछे साइंस है, अभी उस साइंस के लिए नहीं जाते, मगर अभी के लिए लेट्स कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड। आई विल राइट ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस। आप लोगों के साथ ऑल यानी एक ही होता है ना, गलत गलत। Remember, when I say all revenue expense, it will include revenue expense का exhausted part, पूरा revenue expense नहीं, revenue expense का सिर्फ exhausted part. Hope that is clear. क्योंकि unexhausted part है वो तो carry forward होता है बैलेंस शीट में। उसके साथ आएगा जिसे रादर उसके साथ आएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस का एग्जॉस्टेड पार्ट, और उसके साथ आएगा कैपिटल एक्सपेंस का एग्जॉस्टेड पार्ट, जिसे हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। तो अब आपको कोई पूछता है बेटा रेवेन्यू एक्सपेंस यानी क्या, तो रिमेंबर, डोंट जस्ट गिव अ वेरी लेम एक्सप्लेनेशन। रेवेन्यू एक्सपेंस विल इंक्लूड रेवेन्यू एक्सपेंस का एग्जॉस्टेड पार्ट, इट विल आल्सो इंक्लूड डेफर्ड रेवेन्यू का एग्जॉस्टेड पार्ट, एंड इट विल आल्सो इंक्लूड कैपिटल एक्सपेंस का एग्जॉस्टेड पार्ट। ये सब आ गए एक जगह पर। Hope that is clear. So this will represent all your expenses whose benefit is exhausted when at the end of financial year. इतना याद रखना, ये जो भी कुछ बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे या बैलेंस शीट बनाओगे, ये जो भी कुछ बनाओगे, ये सब बनेगा ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। और ये बनने का रीजन एक ही है, क्योंकि इट्स लाइक योर फाइनल एग्जाम। होप दैट इज क्लियर, टू नो how good you are with what you did, and that's where this all is part of something called as finalization. ये जो दोनों बनते हैं ना, उस प्रोसेस को कहा जाता है finalization. Hope that is clear. On the other side, I'll put those revenue receipts which are generated in current year and whose activity are also in current year. Hope that is clear. तो एक साइड आ गया आपका रेवेन्यू रिसीट्स, और दूसरे साइड आ गए आपके सारे revenue expense. Hope you can understand when I say सारे revenue expense, it will include revenue expense का exhausted part, capital rather deferred का exhausted part, और capital का भी exhausted part. This all will make your revenue expense together. Hope you can understand this.
जैसे इतना हो गया, अब इनका एनालिसिस करेंगे। क्या एनालिसिस करेंगे? आई कंपेयर माई रिसीट विथ माई एक्सपेंस एंड देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि इफ माई रेवेन्यू receipts exceeds my revenue expenses. Hope you can understand. Now when I say revenue expense, it is not only that expense, revenue expense, left hand side of the chart. It is exhausted portion of revenue expense, exhausted portion of deferred revenue expense, exhausted portion of capital expense all together. When revenue receipt exceeds revenue expense, I call it as revenue profit. Hope you can understand. And if it already is other way around, my revenue expenses exceeds my revenue receipts, then it's my revenue loss. Hope you can understand this. अगर revenue receipts, this will be total, this will be total, दोनों का difference निकाला जाएगा। difference में अगर receipt आपके expense से ज़्यादा आया, कौन सी receipt? revenue receipt आपके revenue expense से ज़्यादा आई, तो उसे कहेंगे revenue profit। और अगर रेवेन्यू एक्सपेंस आपकी रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा, एक्सपेंस आपके इनकम से ज्यादा है, तो उसको कहेंगे लॉस। मगर कौन सा लॉस? तो आंसर इज रेवेन्यू लॉस। एंड दैट इज वेयर, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो बेटर टर्म्ड एज एन अकाउंट व्हिच गिव्स यू योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। होप यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ड कि फाइनेंशियली आपने कैसा किया। जैसे आपके रिजल्ट में एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है, दिस इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। कि आपने बिजनेस पूरे साल किया, 365 दिन, उसमें आपने फायदा किया या नुकसान किया। होप दैट इज क्लियर। तो अगर कोई आपको पूछता है कि भैया मुझे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस जानना है, तो मैं क्या देखूं? तो आंसर शुड बी प्रॉफिट एंड लॉस देखो। अगर कोई पूछता है अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या होता है, तो योर आंसर शुड बी इट इज मेड अप ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स व्हिच आर जनरेटेड इन करंट ईयर एंड हुज एक्टिविटीज वर आल्सो इन करंट ईयर, एंड all revenue expenses which will include exhausted portion of revenue expense, exhausted portion of capital expense and exhausted portion of deferred revenue expense. If receipts are exceeding expense, it's your revenue profit. If expenses are exceeding receipts, it's your revenue loss. Hope things are clear. On the other hand, balance sheet में क्या क्या आएगा? तो if you can remember, balance sheet में benefit लेना या देना बाकी है, वो सब carry forward होता है from this year to next year. थ्रू व्हाट? बैलेंस शीट। एज व्हाट? अगर बेनिफिट लेना बाकी है हमें, तो हम उसे कहेंगे असेट, और वो सारे एक साइड डालेंगे यहां पर। अगर बेनिफिट देना बाकी है, तो हम उसे कहेंगे लायबिलिटी। उन सारी लायबिलिटीज को हम रखेंगे एक साइड। होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई टू साइड्स, लेना बाकी, देना बाकी। इनकम, एक्सपेंस, दे आर ऑल मिरर इमेजेस, अपोजिट है, एक्सट्रीम्स है, इसलिए दो साइड देंगे। अब पहले लेना बाकी है, तो उसमें क्या क्या आएगा? तो उसमें आएगा आपका, चलो ये पूरा ब्लू से करते हैं, हाईलाइट ब्लैक से करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंस का अन एग्जॉस्टेड पार्ट, जिसे हम कहते हैं, इफ यू कैन रिमेंबर, करंट असेट। होप दैट इज क्लियर। फिर इसके बाद और क्या आता है? तो कैपिटल एक्सपेंस का
एग्जॉस्टेड पार्ट, जिसे हम कहेंगे नॉन करंट asset. And भूलना मत, capital receipt are for two reasons. One is on exchange of asset and second is on borrowing. If it is because of exchange of asset, उतना asset आपका reduce हो जाएगा. कौन सा asset exchange करेंगे? non current asset. तो minus exchange of asset. याद है ये बात हमने की थी, it will reduce your overall asset. तो ये रिड्यूस हुआ. होप दैट इज क्लियर. और तीसरे नंबर पर आएगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस का अन एग्जॉस्टेड पार्ट, जिसे हम कहेंगे no prizes for guessing because we have done it a number of times. Fictitious asset. तो एक साइड पर आपके सारे एक्सपेंस के अनएग्जॉस्टेड, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, पोर्शन आ गए जिनका बेनिफिट मिलना हमें बाकी है. तो दूसरी साइड पर हमें रिसीट्स के वो हिस्से मिलेंगे जो हमें लौटाने बाकी है. तो इसमें सबसे पहले आएगा कैपिटल, which represented nothing but, I'll take it in blue, if you can remember what is capital, it is account representing owner. This is owner का account representing what? Borrowing from owner. इसके अलावा अगर borrowing from outsider है तो उसे कहेंगे other non current liability, which will represent borrowing from other than owner. And last but not least, don't forget, it will also include revenue receipts generated in current year but activity in next year, which is nothing but your current liability. याद है प्री रिसीव्ड इनकम, रेवेन्यू रिसीव जनरेटेड है, पैसा आ गया है, एक्टिविटीज इन नेक्स्ट ईयर, बेनिफिट देना बाकी है, पैसा आ गया है, बेनिफिट देना बाकी है, प्री रिसीव्ड इनकम. It's your current liability. It represents the person from whom you have received the money but to whom you are yet to pay, rather serve back. So that's your liability side, that's your asset side. Hope that is clear. इसको compare नहीं करते because what is this basically showing you? Understand this. This basically balance sheet is a statement which shows you what business owns and what business owes on last day of financial year.
if you can understand, when I say what you own, I'm talking about your assets, and when I say what you owe, यानी आपके पास है, किसी और का है जो लौटा ना बाकी, I'm talking about liability. So balance sheet is a statement showing you what business owns and what business owes on the last day of financial year, because that's when you finalize your accounts. One more thing, if P&L is termed as what gives you financial performance, then balance sheet is something which gives you your financial position. If you can understand position, what you own and what you owe is what your balance sheet is going to give you. So if somebody is asking you, if I want to know financial performance of the business, मुझे क्या देखना है? P&L. If somebody is asking you, what do you have to see if at all you want to know financial position of the business, the answer is what you see is balance sheet, जिसमें you see what you own and what you owe. Financial position का ये भी मतलब है कि अगर आज मैं ये बिजनेस बंद करता हूं तो मेरे पास ये सारे असेट है जिसमें से बेनिफिट मिलना बाकी, इनको मैं बेचूंगा, आई विल सेल देम ऑफ, और फिर जो पैसा आएगा उससे मैं पे करूंगा. कैसे पे करूंगा? इफ यू कैन रिमेंबर, मैंने बताया था ऑर्डर, पहले आप इनको पे करोगे. इनको बोले तो कौन है? ये जो दिख रहे हैं वो आपके है एक्सटर्नल लायबिलिटी. पहले इनको पे करोगे, फिर जो बचा सारा का सारा ओनर को दे दोगे. ये कौन है? इफ यू कैन रिमेंबर, दिस इज योर इंटरनल लायबिलिटी. आई रिपीट, जिस दिन बिजनेस बंद होता है ये सारे असेट्स बेच दिए जाएंगे, जिसमें ये नहीं बिकेगा क्योंकि इसका रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता, ये और ये बेच दिए जाएंगे. जो पैसा आएगा उस पैसे से सबसे पहले हम एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे करेंगे, बाहर वाले को. फिर अगर कुछ पैसा बचा तो हम अंदर वाले को पे करेंगे, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी को. एंड ये करने के लिए हमारे पास इनफ असेट्स है कि नहीं, हमारी लायबिलिटीज क्या है, वो जानने के लिए जो स्टेटमेंट बना उसे कहते हैं बैलेंस शीट. एंड दैट्स वेयर इट इज टर्म्ड एज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज यू योर फाइनेंशियल पोजीशन, व्हाट यू ओन एंड व्हाट यू ओ. Hope things are clear. That's in nutshell, I say very briefly explained what is balance sheet and what is P&L. Because वैसे अगर आप देखने जाओ तो बैलेंस शीट और P&L बड़ा ही डिटेल्ड वाला टॉपिक है. ठीक है, ये टॉपिक आपको साल के एंड में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बिकॉज इट्स फाइनलाइजेशन. उसके आगे बहुत लंबा प्रोसेस होता है. यहाँ तक पहुँचने से पहले आपका फाइनल एग्जाम कब आता है? एंड में आता है ना, मगर उसके पहले कितने सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं. वैसे ही यहां तक पहुंचने से पहले आगे बहुत लंबी प्रोसेस है जो हम कल के सेशन में दिखने वाले हैं. ठीक है, कल के सेशन में और एक चीज दिखेंगे, इसी को कंटिन्यू करते हुए एक पूरा कंसेप्ट समझेंगे. क्या कंसेप्ट है कल के सेशन के लिए लगते, आज ले सकता था मगर थोड़ा लंबा हो जाएगा. ठीक है, तो वो कल रखते हैं. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे. सेशन बहुत ध्यान से देखना. मैं I want you to see this session at least twice. अगर जरूरत पड़ा तो 3 बार भी देख लेना, because this is something which will elevate you as compared to others to a great extent. ठीक है, ये समझने के बाद आप जब किसी और बच्चे के साथ बात करोगे कॉमर्स के बारे में तो आपके और उनके बीच में बहुत बड़ा अंतर होने वाला है. एंड दैट्स वेयर दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट. 2 बार प्लीज, 2 बार देखना. ठीक है, that's my request. So that's where I'll end the session. #घर बैठे पढ़ो, stay home, stay safe. As I always say, take utmost care of your mental and physical health. See you all tomorrow. Bye bye. See ya.